हे भगवान, पूरा काम फैला पड़ा है। ऊपर से आस्था भी आज परेशान हो रही है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठानी जी ने तो हद कर रखी है। आज तो कुछ भी हो जाए, बात करनी ही पड़ेगी। पारुल मन ही मन परेशान होते हुए बोली। इधर आस्था का रो रो कर बुरा हाल था और उधर पारुल चक्कर घिन्नी सी कभी रसोई में तो कभी आस्था के पास आ जा रही थी। सुबह सुबह तो वैसे भी घर में कितने काम होते हैं, ऊपर से इतनी छोटी बच्ची, आखिर कैसे संभाले सब कुछ। इधर ललित को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आखिर कितनी देर तक आस्था को संभालता रहता। थक हार कर उसने पारुल को आवाज लगा ही दी। पारुल, मुझे भी ऑफिस जाना है, अब तुम आस्था को संभालो। आखिर पारुल रसोई में से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आस्था को ललित की गोद में से ले लिया। तुम आस्था को संभालो, मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता खाना सब बाहर ही कर लूंगा, परेशान मत हो। जो होता है वो करो, नहीं तो छोड़ दो। कहकर ललित 15 मिनट में तैयार होकर घर से रवाना हो गया। बहू, नाश्ते में क्या है? फटाफट से मेरा नाश्ता लगा दे। अचानक सास भावना जी की आवाज आई। ये सुनकर पारुल भावना जी के कमरे में पहुंची और बोली, मम्मी जी, दीदी कब तक आएंगी? आज भी वो पूरा काम मुझ पर छोड़कर चली गई हैं। अब आस्था परेशान कर रही है, उसे संभालूं या घर का काम करूं? बहू, मैं भी क्या कर सकती हूँ? अब घर का काम तुम्हारी और बड़ी बहू की जिम्मेदारी है। तुम दोनों को मिलकर काम करना है और किस तरह से करना है वो तुम दोनों जानो। मेरे सामने शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो नाश्ता लगा दे, बहुत भूख लग रही है। भावना जी ने दो टूक जवाब दे दिया। नाश्ता बना हो तो नाश्ता परोसो ना। मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है और आटा लगा रखा है। पराठे सेकने का काम अभी बाकी है। पारुल की बात सुनकर भावना जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, दो दो बहुएं होने के बावजूद भी घर में नाश्ता टाइम से नहीं बनता। अब बड़ी बहू यहाँ से चली गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये सब करना। अब क्या तुम दोनों के चक्कर में हम लोग भूखे बैठे रहें? मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप आस्था को संभाल लीजिए, मैं जाकर के पराठे सेक कर ला देती हूँ। पारुल ने कहा। हाँ, तुम्हारे बच्चे पालेंगे तभी तो खाना मिलेगा हमें। खाली बैठे इंसान को भला मुफ्त रोटी कौन देगा? और मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरी यही जगह है। भावना जी दो बातें और सुनाते हुए बोली। सुनकर पारुल का दिमाग खराब हो गया, तो वो तो आस्था को लेकर अपने कमरे में आ गई। आस्था का झूला उठाया और उसे लेकर रसोई में आ गई। फटाफट जैसे तैसे दो पराठे सेके और थाली परोसकर भावना जी को थाली पकड़ाकर आ गई। उतनी देर आस्था परेशान होती रही। आखिर पारुल ने आस्था को उठाया और अपने कमरे में लेकर आ गई। घर में सास भावना जी, जेठ जेठानी राजन और प्रीति, उनका एक 7 वर्षीय बेटा, पति ललित और पारुल ही थे। साथ ही पारुल और ललित की 8 महीने की बेटी आस्था भी थी। ललित की जहां नौकरी थी, वहीं राजन की अपनी कपड़ों की दुकान थी। दोनों बहुओं के आने के बाद तो भावना जी ने घर के काम से संन्यास ले लिया था। सारे काम का जिम्मा दोनों बहुओं पर था। पिछले 3 महीने से अक्सर ही ये घर में होने लगा था कि जेठानी प्रीति अक्सर घर का काम छोड़कर अपने पति की दुकान पर चली जाती थी और सारा काम पारुल के माथे आ जाता था। पारुल को अपनी छोटी बच्ची के साथ ही सब कुछ संभालना पड़ता था, पर भावना जी को उसकी समस्या दिखती नहीं थी। दरअसल पारुल के जेठ राजन की कपड़ों की दुकान थी। उन दिनों शादियों का सीजन था, तो उस पर काफी भीड़ रहती थी और इसी दौरान उनका सेल्समैन कुछ दिनों की छुट्टी पर गया हुआ था। इस कारण प्रीति उनकी मदद के लिए कुछ दिनों के लिए वहां जाने लगी थी। तब तक तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन सेल्समैन वापस लौट भी आया, उसके बावजूद भी वो दुकान रेगुलर ही जाने लगी। सुबह सुबह अपने पति और अपने बेटे का नाश्ता बनाकर, अपना टिफिन तैयार कर बस वो निकल जाती थी। पीछे पूरा किचन गंदा छोड़ जाती थी और सिंक में बर्तनों का ढेर भी। साफ सफाई का सारा काम भी पारुल के ऊपर ही छोड़ जाती थी। उसके बाद तो सीधा जेठ जी के साथ रात को 9 बजे ही आती थी। अब रात के 9 बजे तक कोई उनकी बात थोड़ी न जुहता रहता। इस समय तक तो भावना जी और ललित खाना भी खा चुके होते थे, इसलिए रात का खाना भी पूरा पारुल को ही बनाना पड़ता था। उसमें भी कई बार खाना खाकर रात को बर्तन धोकर रखे
तो रखे, नहीं तो दूसरे दिन पारुल के लिए जूठे बर्तन छूट जाते थे। पर आज तो आस्था के कारण वो ज्यादा ही परेशान हो गई थी। भावना जी तो सुन नहीं रही थी, इसलिए पारुल ने ही ठान लिया कि आज तो प्रीति से बात करके ही रहेगी। खैर, रात को जब पारुल ने प्रीति से कहा तो उसने कहा, अरे पारुल, मैं वहां मौज मस्ती के लिए नहीं जाती हूँ, अपने पति की मदद करवाने के लिए जाती हूँ। वहां भी कितना काम होता है, 2 सेल्समैन की जगह 1 सेल्समैन से ही काम चल जाता है, उसकी सैलरी तो बच जाती है और तुम्हारे भैया की मदद भी हो जाती है। मैं भी तो दिन भर कितना थक जाती हूँ। दीदी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन दीदी, यहाँ मेरा काम भी तो बढ़ गया है ना। आस्था भी छोटी है, उसे संभालते हुए ये सब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बात कर रही हो पारुल, अपना और अपने पति का ही तो काम कर रही हो, इतना कितना बोझ है तुम पर। हमारा बोझ तो मैं तुम पर डालती ही नहीं। मेरे बच्चे का टिफिन मैं खुद तैयार करके दे जाती हूँ और हम दोनों तो दोपहर का खाना भी बाहर ही कर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरा बेटा तो स्कूल से आने के बाद भी दुकान पर ही रुकता है। तो हमारा तो कोई काम हम तुमसे करवाते नहीं हैं। तुम्हारे हिस्से का काम करने में भी तुम्हें परेशानी हो रही है, तो उसका मैं क्या करूं? प्रीति ने पारुल को 2 टूक जवाब दे दिया। शायद मैं भारी पड़ रही हूँ, मेरे काम का बोझ इस पर अकेले आ गया है। भावना जी ने तंज कसते हुए बीच में ही कहा। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? सारे घर की साफ सफाई तो मुझे ही करनी पड़ती है। आप लोग जो अपने कपड़े ऊपर सुखा कर जाते हो, उन्हें उतार कर लाकर तह करके भी मुझे ही रखने पड़ते हैं। शाम को सबके खाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मेहमानों का आना जाना भी मुझे ही देखना पड़ता है। यहाँ तक कि सारे बर्तन धोने का काम भी मेरे ऊपर ही आ गया है। दीदी तो अधिकतर अपने रात के झूठे बर्तन तक धोकर नहीं रखती, पर मेरी समस्या आप लोगों को दिखती नहीं है। पारुल ने नाराज होते हुए कहा। पारुल, अगर तुझे इतनी ही शिकायत है तो आज के बाद हमारा काम तो करने की जरूरत नहीं है, हम खुद आकर देख लेंगे, पर यूं घर की शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। प्रीति उसे डांटते हुए बोली, अरे ऐसा काम तो हम चलते फिरते कर लेते थे, जिसकी तुम शिकायत कर रही हो। भावना जी फिर से बोली, तो मम्मी जी अभी भी थोड़ा सा चल फिर लिया करो, तो कम से कम छोटी बहू की मदद हो जाएगी। और रही बात दीदी आपकी, तो जैसी आपकी मर्जी। मेरी बात समझने की जगह आप लोग तो बात को पकड़ रहे हो। बस आज के बाद मुझे भी नहीं करना आप लोगों का काम, कहकर पारुल अंदर कमरे में चली गई। पारुल के अपने हाथ खींच लेने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब वो सिर्फ अपना, ललित, आस्था और भावना जी का काम करती थी, बाकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती थी। दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वो अपने और अपने परिवार का काम करती, फिर दुकान चली जाती। लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशानी तो प्रीति को होने लगी थी, क्योंकि रात को 9 बजे आने के बाद उसे अपने और अपने परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता था। पहले कमरे की साफ सफाई मिल जाती थी, अब साफ सफाई भी नहीं होती थी। कई बार तो खाना बनाने और बर्तन धोने के बाद याद आता कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो उन्हें लेने के लिए रात को ही छत पर दौड़ना पड़ता था। तो अब सब कुछ अव्यवस्थित लगा था। इस कारण आखिरकार प्रीति को अपना काम निपटाकर ही दुकान जाना पड़ता था। कुछ दिन तक तो सबको लगा कि अब सब ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें सामने आने लगी। रात को 9 बजे दुकान से लौटने के बाद प्रीति को अपने परिवार के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता। कभी दक्ष का होमवर्क रह जाता, कभी कपड़े छत पर ही पड़े रह जाते। कई बार तो थकान इतनी हो जाती कि बर्तन रात भर वैसे ही पड़े रहते। एक रात प्रीति रसोई में खड़ी सब्जी बना रही थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। राजन कमरे से बाहर आया और बोला, अभी तक खाना नहीं बना? प्रीति चिढ़कर बोली, अभी आ ही तो रहे हैं दुकान से, आते ही खाना भी बनाऊं, बर्तन भी धोऊं, कपड़े भी संभालूं, बच्चा भी देखूं, सब एक साथ कैसे होगा? राजन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले तो ये सब हो जाता था। प्रीति अचानक रुक गई। उसके हाथ में पकड़ा चम्मच थम गया। उसे याद आया, पहले ये सब कौन करता था? उसी समय बाहर आंगन में उसे पारुल दिखाई दी।
वो आस्था को गोद में लिए उसे सुला रही थी। उसके पास ही ललित बैठा था। प्रीति पहली बार चुप हो गई। अगली सुबह दुकान जाने से पहले वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। तभी दक्ष स्कूल के लिए रोने लगा। मम्मी, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है? अरे, कल ही तो रखा था। उधर गैस पर दूध उबल रहा था। उसी समय राजन ने आवाज दी, मेरा टिफिन। प्रीति इधर उधर भागने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, दीदी, ये दक्ष का प्रोजेक्ट है क्या? प्रीति ने मुड़कर देखा। पारुल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में दक्ष का चार्ट था। ये कल बाहर पड़ा था, हवा से उड़कर हमारे कमरे के पास आ गया था। प्रीति ने चार्ट लिया और बस हम कहकर रह गई। उस दिन दुकान में भी उसका मन नहीं लगा। शाम को लौटते समय उसने देखा कि पारुल आंगन में कपड़े तह कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ उनके अपने कपड़े थे। पास में आस्था खेल रही थी। प्रीति को अचानक वो दिन याद आया जब पारुल ने कहा था, सारे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, मेहमान सब मुझ पर आ गया है। और उसने जवाब दिया था, हमारा बोझ तो मैं तुम पर डालती ही नहीं। आज उसे अपनी ही बात गलत लग रही थी। उस रात वो पहली बार पारुल के कमरे में गई। पारुल? पारुल ने मुड़कर देखा। हाँ दीदी। प्रीति कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम उस दिन गलत नहीं थी। पारुल हैरानी से उसे देखने लगी। प्रीति की आंखें भर आई थी। मैंने सोचा था मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, लेकिन सच ये था कि घर के बहुत सारे काम अपने आप तुम्हारे हिस्से में चले गए थे। पारुल चुप रही। मुझे लगा था तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हो, पर अब समझ आया तुम्हारे ऊपर सच में बहुत ज्यादा काम था। इतने में बाहर खड़ी भावना जी ने सब सुन लिया। वो अंदर आई और बोली, और गलती सिर्फ प्रीति की नहीं थी। दोनों बहुएं उनकी तरफ देखने लगी। भावना जी धीरे से बोली, गलती मेरी भी थी। जब तुमने मदद मांगी थी पारुल, तब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। पारुल कुछ बोल नहीं पाई। भावना जी आगे बोली, मैं बार बार यही सोचती रही कि हमने किया था तो तुम भी कर लो, लेकिन ये नहीं देखा कि तुम्हारे हाथ में 8 महीने की बच्ची भी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी राजन भी अंदर आ गया। उसने कहा, एक बात कहूं, दुकान में इस समय काम ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि प्रीति को रोज पूरा दिन जाना पड़े। मैं दूसरा लड़का रख लेता हूँ। प्रीति ने उसकी तरफ देखा। लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। राजन मुस्कुराया। घर बिगड़ने से अच्छा है खर्चा बढ़ जाए। अगले दिन पहली बार घर में सब साथ बैठे। काम बांटा गया। सुबह की रसोई दोनों मिलकर करेंगी। दोपहर के बाद प्रीति दुकान जाएगी, लेकिन शाम तक वापस आ जाएगी। रात का खाना दोनों मिलकर बनाएंगी। कपड़े और सफाई के लिए काम वाली रखी जाएगी। और आस्था? भावना जी मुस्कुराई। जब काम होगा आस्था मेरे पास रहेगी। पारुल की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद घर फिर पहले जैसा चलने लगा, लेकिन फर्क था। उस दिन के बाद इस घर में काम पहले की तरह ही होते थे, लेकिन अब फर्क इतना सा था कि जिम्मेदारियां एक इंसान के कंधों पर नहीं छोड़ी जाती थी, क्योंकि उस घर ने आखिर समझ लिया था कि घर संभालने वाली बहू को जिम्मेदारी नहीं, साथ की जरूरत होती है। और जहां साथ मिल जाए वहां रिश्ते बोझ नहीं बनते। अब पारुल अकेली नहीं थी। पारुल को उस दिन कोई जीत नहीं मिली थी, क्योंकि वो कभी किसी से जीतना चाहती ही नहीं थी। उसे तो बस थोड़ा सा साथ चाहिए था। और जब आखिरकार उसे वो साथ मिला, तब इस घर में काम नहीं बंटे थे, दिलों का बोझ बंटा था। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।